हेलो एंड वेलकम टू बी क्यू प्राइम। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरांग शाह, हेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। वेलकम टू द शो गौरांग। बहुत बहुत धन्यवाद हिरल आपका, और इस शो पर आमंत्रित करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। गौरांग, ओवरऑल आप देखेंगे 2023 में इंडियन मार्केट्स के लिए आपकी क्या राय है? क्योंकि 2022 पूरे साल में क्लियरली हमने एटलीस्ट इमर्जिंग मार्केट्स के हिसाब से आउट परफॉर्म किया है। आपको लगता है ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो सकती है? तो मेरे ख्याल से 2022 में हमने 4.30% का रिटर्न हमारे बाजार में देखा। अब हम इसकी तुलना उभरते हुए बाजार या फिर इमर्जिंग मार्केट या डेवलप मार्केट से करते तो वहां पर नकारात्मक परिस्थिति थी। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए हिरल के जो परिस्थितियां थी, जो सिचुएशन थी, जो एनवायरमेंट था, फिर वो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो विवाद चल रहा है वो हो, आक्रमण जो है वो हो, या फिर चाइना को लेकर के जो परिस्थितियां खड़ी हुई उसको लेकर के हो, महंगाई दर हो, ब्याज दर हो, हम अब तक मेरे ख्याल से जहां तक हमारा देश भारत है, जो भी आंकड़े आए हैं वो सकारात्मक आए हैं। आरबीआई गवर्नर साहब ने भी जो क्रेडिट पॉलिसी के समय पर टिप्पणियां करी थी कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई दर जिसे हम कहते हैं, वो अब सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया और यहाँ से थोड़ा बहुत टेपर ऑफ होने की, फ्लैटिश पैटर्न होने की संभावना है, और आने वाले समय में शायद नीचे की तरफ। तो एक अनुमान ये भी लगा सकते हैं इस बात पे कि ब्याज दरें शायद अब स्थिर हो जाएगी और महंगाई दर नीचे आएगी, तो ब्याज दरें भी आने वाले समय में नीचे आएगी। अर्थव्यवस्था विकास दर जिसे हम जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं, अगर हम 6.5 नहीं, अगर 6.0 पे भी जीडीपी ग्रोथ रेट आती है तो हमारे करीब आकर के देयर इज नो अदर कंट्री विच स्टैंड्स वेरी क्लोज टू अस। सो आई थिंक वी शुड डू रिलेटिवली वेल। ओनली एक ही खाली डिस्क्लोजर ये है, कैविएट ये है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चाइना और ताइवान के बीच में कोई ज्यादा समस्या खड़ी नहीं होनी चाहिए। स्लोडाउन को लेकर के अगर पूरे विश्व भर में, पूरे दुनिया में स्लोडाउन होता है तो वो असर हमारे यहाँ भी पड़ेगा, लेकिन कम पड़ेगा। और अगर खपत को लेकर के कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है तो शायद भारत, जो कि एक खपत से चलने वाला देश है, इंडिया इज अ कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी, आई थिंक विल कंटिन्यू टू डोमिनेट द परफॉर्मेंस, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ जीडीपी बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इक्विटी मार्केट। राइट। तो ओवरऑल अगर मार्केट्स के हिसाब से देखेंगे गौरांग, तो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि काफी कमेंट्री आ रही है कि डोमेस्टिक ड्रिवन सेक्टर्स है वो ये साल के लिए अच्छे रहेंगे, एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स अवॉइड करिए। आपका क्या अनुमान है? देखिए हिरल, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक है, प्योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जहां पर दोनों का मिश्रण होना चाहिए। खपत, डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरीज एज वेल एज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। एक्सपोर्ट आप चाहे फिर वो आईटी के रूप में भी देख सकते हैं, और जो टीसीएस के नतीजे आए वो मेरे ख्याल से काफी सराहनीय है। तो पहले मैं वो क्षेत्र की बात कर लेता हूं जहां पर, वो सेक्टर्स की बात कर लेता हूं जहां पर हमें लग रहा है कि बेटर परफॉर्मेंस होगा। तो सबसे पहले, बिना कोई संकोच किए, बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो यहाँ पर आपकी प्राइवेट बैंक्स और सरकारी बैंक्स आ जाती हैं, जो मजबूत एनबीएफसीज हैं वो आ जाती है। उसके पश्चात हमें लगता है कि ऑटो सेक्टर जो है वो एक बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तीसरा सेक्टर अगर आप मुझे पूछे तो मुझे लग रहा है मेटल्स एंड सीमेंट, क्योंकि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है सरकार, भारत निर्माण का काम कर रही है, सीमेंट और मेटल्स का कंजम्पशन हो गई होगा, रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार हो रहा है, और ये दो कमोडिटी के बगैर आप कोई भी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं सकती हैं। तो ये दो और सेक्टर होंगे। और एक कॉन्ट्रेरियन बाइकॉल हिरल मैं आईटी के ऊपर लेना चाहूंगा, क्योंकि जो वैल्यूएशन पे आईटी के कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हैं। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि शायद तीसरी और चौथी तिमाही में नतीजों के आधार पर थोड़ा बहुत दबाव हो सकता है, देयर कुड बी अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर अर्निंग्स। बट इफ यू लुकिंग एट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज FY24 ऑनवर्ड्स, और अगर आपके पास 1.5 to 2 ईयर, यानी कि 1.5 से 2 साल की समय सीमा है, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बढ़िया मौका है धीरे धीरे करके आईटी क्षेत्र में निवेश करने की। राइट। गौरांग, आपका फार्मा सेक्टर पे क्या व्यू है? बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक होना जरूरी होगा हिरल, और मुझे नहीं लग रहा है कि फिर से ऐसा दौर आपको दिखेगा जो हमने शायद 2 साल पहले देखा था। और भगवान से प्रार्थना है कि ऐसी महामारी न लौट करके आए। तो हमारी सोच और विचारधारा ये कहती है कि जो एपीआईज और जेनरिक्स से ज्यादा कामकाज रखती हैं फार्मा कंपनियां, वो थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सकती है, और वहां पर सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, दीदीज लेबोरेटरीज जैसी कंपनियां हैं, यहां पर आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा।
बाकी कंपनियां परफॉर्म करेंगी, लेकिन ये 4 कंपनियां शायद बेटर करेगी। ओके। और वेरी लास्टली गौरांग, हम बजट से काफी नजदीक है अब, आपके हिसाब से बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके, और वो मार्केट्स के लिए कैसे सेटअप बनेगा उसका? तो एक महज इवेंट रह चुका है हिरल कुछ सालों से, अगर आप देखें तो बजट, हाँ ये बात सही थी कि कुछ सालों पहले बजट को लेकर के बहुत सारी हलचल शेयर बाजार में आती थी, लेकिन अभी वर्क इन प्रोग्रेस है वो, और हर साल हमें ये देखना है 1 फरवरी को वित्त मंत्री जी इस बार श्रीमती निर्मला सीतारामन जी आकर के बजट पेश करेंगे हमारे और आपके सामने। मैं तो ये सोचता हूँ कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी अपॉर्चुनिटीज खड़ी हो। अगर हमारे भारत देश की जीडीपी ग्रोथ रेट ऊपर जानी है तो इन्वेस्टमेंट करें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में। जो कायदे कानून है खास करके टैक्स रिलेटेड, उसको और सरल बनाया जाए। मैं ये नहीं कहता कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हटा दीजिए, पर्सनल लेवल पे आप टैक्स कम कर दीजिए, ये तो मतलब वेनिला आइटम्स है जो हर साल आपको सुनने मिलती है। लेकिन वाकई में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ओपन अप सेक्टर्स दैट विल अट्रैक्ट लॉन्ग टर्म एफडीआई, जिससे लंबी अवधि के लिए डॉलर फ्लोज हमारे देश में आएंगे, और उसको ध्यान में रखते हुए रुपए की और डॉलर का जो स्तर है शायद थोड़ी बहुत मजबूती हमें रुपए में भी देखने मिलेगी। तो ये कुछ अहम 4-5 चीजें हैं जहां पर मैं माननीय वित्त मंत्री जी का बयान सुनना चाहूंगा। एब्सोल्युटली। सो एटलीस्ट एक वेट एंड वॉच मोड में होंगे हम बजट के लिए भी। थैंक यू गौरांग, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू व्यूअर्स एज वेल।